नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंडिया और म्यांमार के रिलेशन के बारे में और इसमें एक रीसेंट डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में। उस रीसेंट डेवलपमेंट का नाम है एफएमआर, फ्री मूवमेंट रिजीम। अब ये फ्री मूवमेंट रिजीम क्या होता है और कैसे ये डेवलपमेंट हुई, जरा इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यह है रिस्पेक्टेड अमित शाह सर, हमारे होम मिनिस्टर, और ये आपका एक बॉर्डर मैप है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और म्यांमार से, मतलब प्रिसाइजली बॉर्डर स्टेट ही बनाया गया है। एफएमआर को समझने से पहले ना आपको इम्पोज्ड बाउंड्री समझना पड़ेगा। अब ये इम्पोज्ड बाउंड्री क्या है? इम्पोज्ड बाउंड्री का मतलब ये है कि बिना किसी एग्रीमेंट के और दोनों पार्टी को समझाए हुए या बात किए हुए हम एक बाउंड्री थोप देते हैं। जैसे देश की इच्छा नहीं थी हमारा, जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इसका बेसिस क्या था? रिलीजन। इसका बेसिस क्या था? रिलीजन। और इतने स्मार्ट मतलब ब्रिटिशर थे मिस्टर रेडक्लिफ, उन्होंने सारे जितने भी पुलिस स्टेशन थे उन्होंने एक मैप रखा और पुलिस स्टेशन को एक लाइन में मिला करके उन्होंने एक दिन में हमारे देश के 2 टुकड़े कर दिए। समझिए मतलब कितनी आसानी से किसका खेत उधर गया, किसका परिवार इधर रह गया, किसकी संपत्ति उधर रह गई। मतलब आदमी इंडिया में है, उसका खूंटा और भैंस और बैल जो है वो पाकिस्तान में है। इस तरह से बाउंड्री बना दी गई। ऐसे बाउंड्री को क्या बोलते हैं? इम्पोज्ड बाउंड्री। और ये इम्पोज्ड बाउंड्री सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट और एशिया तक ही लिमिट नहीं है, पूरे वर्ल्ड में आधा प्रॉब्लम मतलब उसके जड़ में जाइएगा ना तो कहीं ये आपको दिखेगा। चाहे इंसर्जेंसी हो, सेपरेटिज्म हो, टेररिज्म हो, इसके अदर फैक्टर के अलावा एक हमेशा जो फैक्टर होता है वो होता है इम्पोज्ड बाउंड्री। अभी आपने रिसेंट एग्जांपल देखा होगा, पहले उसी की बात करते हैं। ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रोविंस है, नीचे वाला जो सदर्न पार्ट है, जो अरेबियन सी या गल्फ ऑफ ओमान से जो मिलता है, उसको बोलते हैं बलूचिस्तान प्रोविंस, बलूचिस्तान। और इसी से 909 किलोमीटर जो बाउंड्री शेयर करता है वो करता है ईरान। बाउंड्री के बॉर्डर के इस साइड है क्या? बलूचिस्तान। और बॉर्डर के उस साइड ईरान वाले हिस्से में आपका पड़ेगा सिस्तान प्रोविंस। वो किसका है? ईरान का। अब यहां पर एक ट्राइबल ग्रुप या इथनिक ग्रुप कह सकते हैं, इथनिक ग्रुप जो रहते हैं बलोच पीपल, दोनों तरफ सिस्तान प्रोविंस में भी और बलूचिस्तान प्रोविंस में भी। जेएए इधर का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अकॉर्डिंग टू ईरान, जो ईरान को डिस्टर्ब करता है। बलूचिस्तान में, पाकिस्तान वाले हिस्से में बीएलएफ, बलोच लिबरेशन फ्रंट और बलोच लिबरेशन आर्मी, 2 ग्रुप इधर रहते हैं। जो पाकिस्तान क्लेम करता है कि उनका रिलेशन किससे है? इंडिया से, और इंडिया से वो सिग्नल पा करके या ऑर्डर कर करके पाकिस्तान को डिस्टर्ब करते हैं। जेएए जो टेररिस्ट ग्रुप है वो ईरान इल्जाम लगाता है कि हमको डिस्टर्ब करने के लिए पाकिस्तान हमारे तरफ यूज करता है। कहने का मतलब क्या? इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? एक तरफ शिया है, दूसरे तरफ सुन्नी है, इस तरह से। और ये बात सही है, कहीं ना कहीं हद तक सही है। जो इधर के जो बलोच है ना सिस्तान प्रोविंस में, उनको वो माइनॉरिटी रिलीजन भी है और लैंग्वेज में भी है, तो उनको वहां पे दबाया जाता है, जिसके लिए फाइट कौन करता है? जेएए। इसके चलते ये लड़ाई हुआ। अब थोड़ा बेस में देखिए, उस सिस्तान प्रोविंस से लेकर के बलूचिस्तान तक कौन सा ट्राइब या इथनिक पीपल, वहां के नेटिव कौन रहते थे? बलोच। और बलोच पे क्या थोप दिया गया? बॉर्डर। ये तो एक कहानी हुई। अफ्रीका आइए, अफ्रीका में हर 10 कदम पे मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ थाउजेंड्स एंड 10,000 ऑफ ट्राइब्स रहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइब, वेरी नेटिव एंड प्रिमिटिव ट्राइब यहां पे रहते हैं। उसके बाद कौन आए? उसके बाद यहां पे ब्रिटिशर्स आए। डिफरेंट कंट्रीज ऑफ यूरोपियन कंट्रीज अपना कॉलोनी बनाने के लिए यहां पे आए। जर्मन्स, ब्रिटिशर्स, स्वीडिश, सारे लोग आए। उन्होंने पहले क्या किया? यहां के जो नेचुरल रिसोर्स है उसको एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब बहुत सारे आने लगे, कंपटीशन बढ़ गया। नेचुरल रिसोर्स जो है उसको कौन कितना चुरा सकता है, कौन कितना लूट सकता है, तो उन्होंने ऐसा देख रहे हैं स्केल खींच करके बाउंड्री बना दी। ऐसा स्ट्रेट बाउंड्री कभी आपने देखा है और किसी कंट्री में? स्ट्रेट लाइन मैप पे स्केल रखो और ऐसे बांटा किसमें गया? जो लूटने आए थे। किसके बारे में नहीं सोचा गया? जो वहां पे नेटिव थे। अब नेटिव ने डिफरेंट ग्रुप्स बना लिए, फाइटर ग्रुप्स बना लिए अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो उन पे अटैक करने लगे। आगे चल करके धीरे धीरे सारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई और उसी बाउंड्री को उन्होंने अपना इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया। इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने के बाद
वहां पे सिविल वार होने लगे कि हमको क्या है, इस कंट्री में मिलना है तो हमको उस कंट्री में मिलना है। क्यों? क्योंकि मेरी रिलेटिव वहां रहते हैं। तो जो हम अफ्रीका को ये हमेशा दोष देते हैं कि गरीब है, किसी भी कंट्री के कॉमन पीपल को सिविल वार करने का मन नहीं करता। वो नहीं चाहते कि हम लड़ाई में मर जाएं, लेकिन फिर भी एक तरफ से इनको ये करने के लिए बाध्य किसने किया? जो वेरी स्मार्ट पीपल है, जो पीस लविंग पीपल है, मतलब वेस्टर्न कंट्री और यूरोपियन कंट्री। क्योंकि वो क्या किए, एक सीड सो करके चले गए, पार्टीशन करके चले गए, और उन्होंने क्या किया, एक ही काम किया, इम्पोज्ड बाउंड्री। इम्पोज्ड बाउंड्री का ही ये सारा परिणाम है जो हम आज देख रहे हैं हर जगह, वर्ल्ड में हर जगह। तो ये कुछ एग्जाम्पल हुए। अब एक बात, हम अपने देश की बात करते हैं। 2018 में 2018 सेम गवर्नमेंट 2018 में हमने डिसाइड किया कि ये ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। इधर भी लोग नेटिव ट्राइब्स ही रहते हैं। आप ये मणिपुर के सामने जो ये वाला एरिया देखिएगा म्यांमार का, इसको कहा जाता है चिन स्टेट। इसको क्या कहा जाता है? चिन स्टेट। चिन स्टेट। चिन स्टेट में नागा पीपल्स भी रहते हैं, मतलब म्यांमार वाले नागा पीपल्स भी रहते हैं, मिजो भी रहते हैं, कोकी भी रहते हैं, जोम्बी भी रहते हैं। ये सब क्या है? ये नाम है ट्राइब्स के। और वही ट्राइब्स हमारे कोकी, मेटी, नागा, जोम्बी, मिजो हमारे तरफ भी रहते हैं। बट ये एक ही क्लान के हैं, एक ही ग्रुप के हैं। ये इम्पोज्ड बाउंड्री के चलते ये सेपरेट हो गए। हमारी गवर्नमेंट ने ये सोचा कि चलो इनके दुख दर्द पे थोड़ा सा तो सिंपैथी दिया जाए। इन्होंने 2018 में इसके चलते एफएमआर फ्री मूवमेंट रिजिम, क्या फ्री मूवमेंट रिजिम 2018 में शुरू किया। 2018 में शुरू किया। इसका मकसद क्या था कि जो भी नेटिव पीपल हैं जिन पे इम्पोज्ड बाउंड्री का असर है, वो क्या बॉर्डर क्रॉस करके बोथ साइड, म्यांमार गवर्नमेंट से ये एग्रीमेंट हुआ, एमयू हुआ कि बोथ साइड वो 16 किलोमीटर और 2 वीक्स के लिए, मतलब चीन स्टेट से कोई भी आदमी 16 किलोमीटर इंडिया में आ सकता है और इंडिया का कोई भी आदमी 16 किलोमीटर म्यांमार में जा सकता है, बशर्ते कि वो वहां का ट्राइब्स हो, इथनिक ग्रुप हो। 16 किलोमीटर जा सकता है। और कितने दिन के लिए जा सकता है? 14 दिन के लिए, 2 वीक्स, विदाउट एनी वीजा, विदाउट एनी चेकिंग, एवरीथिंग इज क्लियर। कोई टेंशन नहीं। ये अच्छे से घूम रहे थे, अच्छे से लोग अपने पिछड़े हुए लोगों से मिल रहे थे, जुल रहे थे, शादी विवाह जो भी कल्चरल इवेंट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। दोनों तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इन द रिसेंट टाइम अभी आप देखिएगा चीन स्टेट में ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट म्यांमार में एजिटेशन शुरू हो गया। तो उधर के जो इंसर्जेंट थे उन्होंने इस एफएमआर का फायदा उठा करके पहले तो इधर इंसर्जेंसी बढ़ा दी इंडियन साइड में। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट निगेटिव इंपैक्ट क्या हुआ कि ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द चीन स्टेट ऑफ म्यांमार, इंसर्जेंसी कहां ग्रो हो गया? इंडियन साइड में। क्योंकि वो भी आ जाते थे कि हम एक ट्राइब हैं, हमको भी चेक मत करो, एफएमआर है तो हम 16 किलोमीटर तक आ सकते हैं। दूसरी बात, जो लोग इधर अनसेटल्ड हो गए, डिस्टर्ब हो गए, जॉब चला गया, वो लोग क्या किए, स्लोली आकर के सेटल डाउन करने लगे इंडिया वाले एरिया में, सेटल डाउन करने लगे। मतलब उन्होंने डेमोग्राफी भी चेंज करने की कोशिश की। अब बाहर का कोई सिटीजन, एलियन सिटीजन आकर के हमारे देश में रेसाइड कर रहा है और हमारे रिसोर्स पे सर्वाइव कर रहा है, तो हमारा ही नुकसान है। अभी आप मणिपुर का इधर प्रॉब्लम, मणिपुर बर्बाद हो गया सिविल वार के चलते। मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बायरन सिंह, उन्होंने परेशान होकर के क्लियर कट एक बात कह दी। अभी यहां पे थोड़ा सा मणिपुर के बारे में समझिए। मणिपुर में क्या हुआ था? मणिपुर का जो हिल ट्राइब है, कुकी हिल ट्राइब, मतलब वो हायर लेटीट्यूड पे रहते हैं। बहुत सारा उनका ऑटोनोमस हिल काउंसिल्स वगैरह है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन अलग से होता है। इसको आप ट्रेस बैक भी कर सकते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट में। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हम जानते हैं कि फजल अली कमीशन के अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज हुआ था, बट ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। हमने कल्चरल इथनिसिटी को देख करके 1963 में पहले आसाम से नागालैंड को अलग किया, क्योंकि नागालैंड अपने नागा कम्युनिटी के लिए काफ़ी, मतलब ये अपने तरफ होमोजिनिटी ये रखते हैं आपस में, और इन्होंने नागा कम्युनिटी के लिए हमको अलग एक नागालैंड कार्व आउट करके आसाम से देना पड़ा था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हम इसमें सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो ऐसा सिचुएशन था। किसी के कल्चर को और इथनिसिटी को प्रिजर्व करने के लिए हमने एक ही पैमाना रीऑर्गेनाइजेशन पे नहीं रखा। इसका एग्जांपल आप इससे ले सकते हैं कि आसाम से अरुणाचल प्रदेश नंबर 1, नागालैंड नंबर 2, मिजोरम नंबर 3।
और मेघालय नंबर 4। ये 4 स्टेट कार्व आउट करके निकाले गए थे सिर्फ असम से। और असम से ये निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? सेम रीजन, क्योंकि हम एक ट्राइब हैं, हम दूसरे ट्राइब के साथ नहीं रह सकते। अब थोड़ा मणिपुर पे आ जाइए। मणिपुर में जो अभी प्रॉब्लम हुई उसका वजह क्या था? एन बायरन सिंह के अनुसार, जो चीफ मिनिस्टर हैं मणिपुर के, मणिपुर में चीन स्टेट से बहुत सारे कुकी लोग आ करके हिल पे, हायर साइड हिल पे कुकी रहते हैं और लोअर साइड जो प्लेन एरिया है उसमें मेटी रहते थे। तो ये लोग आ करके धीरे धीरे मेटी वाले क्षेत्र में सेटल होने लगे, जिससे इन्होंने कहा डेमोग्राफी चेंज हो गई और डिस्टर्बेंस वहीं से क्रिएट हुआ। स्मगलिंग, थर्ड पॉइंट इज स्मगलिंग ऑफ गोल्ड, ड्रग्स। और सपोर्ट क्या ये लोग कर रहे हैं? सपोर्ट ये हो जा रहा है इंसर्जेंसी का। अभी हाल फिलहाल में जो हमारे होम मिनिस्टर सर हैं, ये असम राइफल में जो कमांडो की ट्रेनिंग होती है और उनका इंडक्शन हो रहा था, उसी में गए थे। वहीं पर उन्होंने बोला कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू स्ट्रक डाउन FMR रेजिम। और वहीं पर उन्होंने ये बात बताई क्योंकि एन बायरन सिंह के अनुसार जो प्रॉब्लम मणिपुर में हुआ वो सारे बॉर्डर स्टेट में हो सकता है, क्योंकि उधर से कंटिन्यू इन्फ्लक्स है, मतलब गुड लाइफ के लिए, गुड सेटलमेंट के लिए इंडिया में। क्योंकि म्यांमार में तो अभी कू हुआ, आंग सांग सुकी जो वहाँ की PM हुआ करती थी वो है जेल में, और मिस्टर मिंग आंग जो वहाँ के आर्मी जनरल हैं वो देश चला रहे हैं। तो ऐसे ही ये कंट्री डिस्टर्ब है, तो लोग अपने अच्छे फ्यूचर के लिए इंडिया के तरफ रस कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि हम FMR रेजिम को स्ट्रक डाउन करेंगे और इस बॉर्डर पे हम फेंसिंग लगाएंगे। बट नागालैंड एंड मिजोरम, मणिपुर ने कुछ नहीं कहा। एन बायरन सिंह का यह डिमांड था, मणिपुर के पीपल इससे खुश हो गए कि ठीक है। और मणिपुर में फेंसिंग जहां पर भी है ना, वो मणिपुर में ही फेंसिंग है 10 किलोमीटर तक, और किसी स्टेट में नहीं है। बट नागा पीपल्स एंड मिजोरम इसके अगेंस्ट में है कि नहीं, अगर ये चीज हो गई तो हम इससे प्रोटेस्ट करेंगे। अब ये एक न्यूज है जो डेवलपमेंट में है, इसके आगे क्या होता है जो होगा उसके बारे में हम फिर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।